उस दिन जब बोर्ड परीक्षा थी, मैंने एक लड़की की जान बचाई, लेकिन मुझे ही छेड़छाड़ करने वाला समझ लिया गया। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही पूरा इंटरनेट फट पड़ा। उसने वीडियो बनाकर रोते हुए कहा कि मैंने उसे बचाते समय उसका फायदा उठाया। उसने ये भी कहा कि कोई भी लड़की अपनी इज्जत दांव पर लगाकर किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाएगी। उस एक वाक्य ने मुझे शर्म के खंभे पर टांग दिया। मैंने अपमान सहते हुए 618 अंक प्राप्त किए और मुख्यधारा की मीडिया से उम्मीद की कि वे मेरी सच्चाई सामने लाएंगे, लेकिन उसकी जगह मुझे खबर मिली कि मेरे माता पिता को कुछ कट्टर लोगों ने गाड़ी से कुचलकर मार डाला। फिर मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया। मैं फिर उसी दिन लौट आया जब मैं परीक्षा देने जा रहा था। पिछली बार परीक्षा केंद्र काफी दूर था, इसलिए मैं 2.5 घंटे पहले ही निकल गया था और परीक्षा के लिए विशेष बस लेने वाला था। बस स्टॉप पर इंतजार करते समय मेरे बगल की लड़की को अचानक दिल का दौरा पड़ा। मेरी माँ एक नर्स है और मैंने CPR सीख रखा था, इसलिए मैंने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की। मैंने एम्बुलेंस आने तक इंतजार किया और फिर जल्दी जल्दी परीक्षा देने चला गया। लेकिन परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि पूरा इंटरनेट मेरे खिलाफ हो चुका है। उस लड़की का नाम झेंग जिया था और वह भी परीक्षार्थी थी। वीडियो में वह अस्पताल के बिस्तर पर बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैंने उसके बेहोश होने का फायदा उठाया, क्योंकि घटना बस स्टॉप पर हुई थी। वहां कोई CCTV नहीं था, समय भी बहुत सुबह का था और वहां कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो मेरी गवाही दे सकता। झेंग जिया बार बार यही कह रही थी कि कोई भी लड़की अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर किसी को झूठा नहीं फंसाएगी, और इसी बात ने मुझे पूरी तरह दोषी साबित कर दिया। मेरी माँ एक नर्स थी और पिता एक छोटी दुकान चलाते थे। झेंग जिया का वीडियो वायरल होते ही हमारी दुकान पर हमला हुआ और हमें मजबूर होकर दुकान बंद करनी पड़ी। माँ को अस्पताल में अपमानित किया गया और उन पर गंदगी फेंकी गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि केवल अच्छे अंक लाकर ही मैं किसी प्रभावशाली मीडिया की मदद से अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। इसलिए मैंने डर और गुस्से को दबाकर परीक्षा जारी रखी। परिणाम आने पर मेरे 628 अंक आए। मैं देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकता था। लेकिन उसी दिन झेंग जिया अस्पताल की छत से कूदकर मर गई। उसके माता पिता ने हमारे परिवार से 2 मिलियन का मुआवजा मांगा। उन्होंने हमारे मोहल्ले में बैनर लगाकर मुझसे जान के बदले जान मांगनी शुरू कर दी। मेरे माता पिता लगातार उत्पीड़न से टूट चुके थे। वे ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। एक दिन सामान पहुंचाने जाते समय सनसनी फैलाने वाले मीडिया के पीछा करने के कारण उनकी गाड़ी एक बड़े ट्रक से टकरा गई और दोनों की मृत्यु हो गई। मुझे भी लोगों ने घर तक घेर लिया। मैं किसी तरह भाग कर निकला, लेकिन सीढ़ियों पर पड़े तेल पर पैर फिसल गया और नीचे गिरकर मर गया। यहां तक कि मेरा चश्मा भी दूर जाकर गिर गया। धुंधली नजरों में मैंने सामने वाली पड़ोसी की बेटी मोली को देखा। उसके हाथ में तेल का डिब्बा था और उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और खुशी भरी हुई थी। लेकिन अब मैं फिर से जन्म ले चुका था। मैं बस स्टॉप से केवल 50 मीटर दूर था। इस छोटी सड़क से मुड़ते ही बस स्टॉप आ जाता। पेड़ों की विरल छाया के बीच मुझे झेंग जिया की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। इसके बजाय मैंने दीवार के बाहर निकली एक गुलाब की शाखा से फूल तोड़ा और उसे अपने कॉलर पर लगा लिया। फिर मैंने अपने बैग से ईयरफोन निकाले और अंग्रेजी ऐप के साथ जोर जोर से शब्द पढ़ने लगा। भविष्य में यही हरकतें मेरी जान बचाने वाली थीं। मैं सड़क पर चलते हुए एक पत्थर को पैर से ठोकर मार बैठा। वह बिजली के खंभे से टकराकर उछला और फिर लुढ़कते हुए सड़क किनारे की नाली में जा गिरा। चौराहे से केवल 10 कदम दूर झेंग जिया शराबी की तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ी, लेकिन मैं पीछे मुड़कर उस पत्थर के पीछे नाली में कूद गया। पास की झाड़ियों ने मेरे चश्मे को छू लिया, इसलिए मैंने चश्मा उतार कर उसका डिब्बा बैग में रख दिया। नाली में पानी नहीं था, सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर थे। मैंने बैग नीचे रखा, आस्तीन चढ़ाई और एक एक पत्थर निकालने लगा। फिर उन्हें बड़े से छोटे क्रम में सड़क किनारे सजाकर रख दिया। वे सच में बहुत सुंदर थे। सूरज की रोशनी पड़ते ही वे चमकने लगे, मानो कीमती रत्न हो। मैंने उनकी तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पिछली बार इस समय तक मैं बस स्टॉप पहुंच चुका था और झेंग जिया को दिल का दौरा पड़ते देख चुका था। संभवतः इस बार भी वही हो रहा होगा। मैं लगातार तस्वीरें खींचता और पोस्ट करता रहा। इतने सारे पत्थर मैं साथ नहीं ले जा सकता था। आखिर में मैंने एक तारे के आकार वाला पत्थर चुना। मैंने उसे टिश्यू से बार बार साफ किया, फिर सूरज की ओर उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं गाने भी लगा। गाते गाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी नजर 400 डिग्री कमजोर थी। कुछ दर्जन मीटर दूर मैं लड़का और लड़की में फर्क भी नहीं कर सकता था। पेड़ भी मुझे सिर्फ हरे धब्बे जैसे दिखते थे। सुगंध से ही मुझे पता चला कि मोड़ पर गार्डेनिया का पेड़ है। लोहे की जाली के पीछे सफेद फूलों से भरा पेड़ दिखाई दे रहा था। उसकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। अंदर एक छोटा बगीचा था। एक बुजुर्ग वहां पौधों को पानी दे रहे थे। कुछ बिल्लियां और कुत्ते भी इधर उधर दौड़ रहे थे। छत के नीचे लगा गोल कैमरा सीधे मेरी ओर था। मैंने ईयरफोन उतारकर जोर से कहा, दादाजी, आपके गार्डेनिया के फूल बहुत सुगंधित हैं। बुजुर्ग खुश होकर पेड़ से फूल तोड़कर मुझे देने लगे। तुम परीक्षा देने जा रहे हो? जी, अभी जा रहा हूँ। तुम्हें सफलता मिले
तुम्हारा नाम रोशन हो। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। उन्होंने मेरे कॉलर पर लगा गुलाब देखा और मुझे कुछ और बड़े और सुंदर फूल दे दिए। उन्होंने मुझे कई बड़े गार्डेनिया के फूल भी तोड़ कर दिए। इसी में 10 मिनट और बीत गए। आखिरकार कुछ सेवानिवृत्त आंटियां सब्जियों की टोकरी और कपड़े के बैग लेकर उधर आती दिखाई दी। लग रहा था वे भी बस स्टॉप की ओर जा रही थीं। मैं हाथ में फूलों का बड़ा गुच्छा लिए उनके पीछे चलने लगा। फूलों की खुशबू सूंघ कर एक रंग बिरंगे कपड़े पहने और घुंघराले बालों वाली आंटी मुड़ी। बेटा, ये फूल कहाँ से लाए हो? मैंने आंखें सिकोड़ते हुए याद किया कि मैंने चश्मा नहीं पहना है। मैंने बैग से चश्मा निकालते हुए कहा, आगे वाले दादाजी ने दिए हैं। आंटी, आपको भी पसंद है तो ये लीजिए। मैंने उन्हें 5 फूल दे दिए। आइए आंटी, आप भी लीजिए। बाकी आंटियों को भी मैंने 2-2 फूल दे दिए। हम आगे बढ़ते रहे। मुझे झिंगजिया दिखाई नहीं दी। बस स्टॉप के पास की हरियाली थोड़ी दबती हुई दिख रही थी, लेकिन विज्ञापन बोर्ड की वजह से किसी ने अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया था। मैं फूलों की खुशबू लेते हुए सबसे पीछे चल रहा था। जैसे ही हम बस स्टॉप के पास पहुंचे, मेरी बस आ गई। मैं बस के पीछे दौड़ा। ड्राइवर ने लगभग फिसलते हुए अंदाज में दरवाजा खोला। बस के अंदर कोई नहीं था। मैं तेजी से चढ़ा और सबसे पीछे बाईं तरफ खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। फिर से ईयरफोन पहन ली। बस का दरवाजा अभी भी खुला था। तभी एक आंटी डर के मारे गिर पड़ी। बाकी आंटियां उसे उठाने दौड़ी। झेंगजिया हरियाली में गिरी हुई थी। उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ था और चेहरा छोटों से भरा हुआ था, और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। असल में पुनर्जन्म के बाद मैं घर जाकर अपने पापा से कह सकता था कि वे मुझे गाड़ी से छोड़ दें। मैं कोई दूसरा रास्ता भी चुन सकता था या टैक्सी ले सकता था। जियांगचेंग के लोग बहुत मददगार हैं। अगर मैं सिर्फ इतना कह देता कि मैं एक परीक्षार्थी हूं, तो हर कोई मुझे परीक्षा केंद्र तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन मैं रास्ता क्यों बदलूं? मैं क्यों भागूं? चूंकि मुझे दोबारा जीवन मिला है, तो मैं उसी जगह पर खड़ा होकर उसे अपनी आंखों से धीरे धीरे नरक में गिरते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह निराशा में उसी चौराहे की ओर देखता रहे जिस दिशा से मैं आने वाला था, और इंतजार करते करते उसकी आंखें थक जाएं। अगर वह मर जाए तो सबसे अच्छा, अगर ना मरे तो बाकी की जिंदगी वह यही सोचते हुए बिताए। क्या मैं थोड़ा और इंतजार करता तो क्या वह सच में आ जाता? पश्चाताप बुरे लोगों का काम है, अच्छे लोगों का नहीं। इसे कहते हैं दिल और आत्मा को मार देना। जब मैं आराम से परीक्षा केंद्र पहुंचा, तब भी 20 मिनट बाकी थे। ये मेरी दूसरी बार की गांव परीक्षा थी। पिछली बार की तरह देर होने की घबराहट और हड़बड़ी नहीं थी। इस बार मैं शांत था, व्यवस्थित था। परीक्षा खत्म करके मैं घर गया, खाना खाया और दोपहर में सोने से पहले मोबाइल देखा। कहीं भी झिंगजिया की कोई खबर नहीं थी। नींद खुलने पर मेरे माता पिता दोनों घर पर थे। सुबह बस स्टॉप पर एक परीक्षार्थी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। उसे हमारे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। पता नहीं बच पाएगा या नहीं। मैंने भी सुना। सच में अफसोस की बात है, इतनी छोटी उम्र, अब परीक्षा भी नहीं दे पाएगा। मेरे माता पिता दयालु थे। वे उसके लिए सहानुभूति महसूस कर रहे थे। उन्हें क्या पता कि पिछले जन्म में उसी ने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। दोपहर में मैं फिर परीक्षा देने गया, लेकिन इस बार बस से नहीं गया। मैंने पापा से कहा कि वे मुझे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से छोड़ दें। एक बार सब कुछ खो देने के बाद अब मैं उनके साथ बिताए हर पल को बहुत कीमती समझता हूँ। तू तो अब अपने पापा से भी लंबा हो गया है, तेरे पैर रखने की भी जगह नहीं बची। मैं 18 साल का था। मेरी लंबाई 1 मीटर 92 सेंटीमीटर थी, जबकि पापा सिर्फ 1 मीटर 70 थे। मैं तो मिडिल स्कूल में ही उनसे लंबा हो गया था। अब जाकर पता चला। मैं बाइक पर ठीक से बैठ गया, हेलमेट पहन लिया और अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। पापा, परीक्षा खत्म होने के बाद हम गाँव चलें, दादा दादी से मिलने। कैसे हो सकता है? तू अब कॉलेज जाने वाला है। मुझे तेरे लिए घर खरीदने के लिए पैसे भी तो जमा करने हैं। मैंने अपना माथा उनके चौड़े कंधे पर टिकाया। मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन गाँव के बाद की छुट्टियां सिर्फ एक बार आती हैं, और हम 3 साल से पूरे परिवार के साथ गाँव नहीं गए। पापा थोड़ा झिझकने लगे। उन्हें मनाने के लिए मैंने अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल किया। मैंने उन्हें हल्के से काट लिया। 18 साल का लड़का, कितने साल हो गए थे मैंने ऐसे नखरे नहीं किए थे। पापा तो लगभग हार ही गए। अरे ठीक से बैठ जा। मैं आज्ञाकारी होकर बैठ गया। पापा मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान कानों तक पहुंच गई थी। ठीक है, आज ही नया माल आया है, बस 1 दिन और बेच लूंगा, फिर नहीं मंगाऊंगा। परसों गांव चलेंगे और वहीं दादा दादी के साथ रिजल्ट देखेंगे, उन्हें भी खुशी होगी। परीक्षा केंद्र में पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। पापा अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पकड़े खड़े थे और प्यार से मुझे देख रहे थे। मेरी आंखें फिर नम हो गईं। मैंने उनकी ओर मुट्ठी बांधकर इशारा किया, लूहान, हिम्मत रख। परीक्षा बहुत अच्छी गई। मैं शुरू से ही एक होनहार छात्र था। शिक्षकों की नजर में मैं छिंगहुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय का उम्मीदवार था। अगर झेंगजिया वाली घटना न हुई होती तो मेरा भविष्य बहुत उज्जवल होता। परीक्षा खत्म होने पर पापा फिर मुझे लेने आए। गर्मी तो नहीं लग रही? थक तो नहीं गया? भूख लगी है? मैंने पानी पिया और आलस से खिंचाव लिया। पिछले जन्म में झेंगजिया की घटना के बाद मैंने एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोई थी। आज पूरा दिन परीक्षा देने के बाद मेरी पलकों पर नींद छाई हुई थी। अभी आराम कर लेना चाहिए, कल पूरा दिन फिर परीक्षा देनी है। घर लौटकर देखा कि माँ अभी भी नाइट शिफ्ट पर थी। पापा खाना बनाने चले गए।
मैंने नहाया, बाल सुखाए और अपने कमरे में लौट आया। मोबाइल खोला। इंटरनेट पर अभी भी सब शांत था। लगता है कि मेरे न होने से झेंग जिया की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वह कोई नया तमाशा नहीं कर सका। लेकिन मैं उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता था। असली मुसीबत अभी बाकी थी। दरअसल मैं और झेंग जिया कभी मिडिल स्कूल में सहपाठी थे, लेकिन 7वीं कक्षा शुरू होने के कुछ ही समय बाद मैं विशेष कक्षा में चला गया था। मुझे उसके बारे में लगभग कुछ याद नहीं था। बाद में उसी ने वीडियो में ये बात बताई थी। उसने कहा था कि मैं तभी से उसके पीछे पड़ा हुआ था। हम दोनों की तस्वीरें साथ रखकर उसने कहा कि मैंने उसका यौन उत्पीड़न किया था। अगर वह मर न गया होता तो मुझे सब कुछ पलटने का मौका मिल सकता था, लेकिन अब कोई अगर नहीं बचा था। पिछले जन्म में जब मुझे इंटरनेट पर बुरी तरह बदनाम किया जा रहा था, तब मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति से एक तस्वीर मिली थी। एक ऐसे कमरे की तस्वीर जो किसी स्टोर रूम जैसा लग रहा था। दीवारों पर मेरी तस्वीरें लगी हुई थीं। वहां मेरी खोई हुई चीजें भी थीं, जैसे बास्केटबॉल खेलते समय खोया हुआ तौलिया, पानी की बोतल, इस्तेमाल की हुई पेन, यहाँ तक कि मेरे पुराने जूते और पुराने अंडरवियर तक। उस तस्वीर के साथ सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, ये झेंग जिया का घर है। इसका मतलब था कि वह लंबे समय से मेरी जिंदगी पर नजर रख रहा था। यहाँ तक कि चोरी करने और कूड़ेदान खंगालने से भी नहीं हिचकिचाता था। वह एक विकृत मानसिकता वाला इंसान था। गाँव के दिन उसका उस बस स्टॉप पर होना कोई संयोग नहीं था। ये सब पहले से योजना बनाकर किया गया था। झेंग जिया के माता पिता लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा महत्व देते थे। वे हाई स्कूल खत्म होते ही उसकी शादी कर देना चाहते थे। पिछले जन्म में मरने से पहले उसने मुझे फोन किया था। उसने कहा था अगर मैं उससे शादी कर लूं और उसके माता पिता को 1 मिलियन युआन दे दूं तो वह इंटरनेट पर सब कुछ साफ कर देगा। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चूहा मुझसे जबरदस्ती चुंबन की मांग कर रहा हो। मुझे इतनी घिन आई कि मैं लगभग उल्टी कर देता। उसके बाद उसने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और मैं कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया, उसे कैसे पता था कि मैं उस दिन उसी बस स्टॉप से जाने वाला हूं। तभी मुझे अपने पिछले जन्म की आखिरी याद आई। जब मैं गिर रहा था तब धुंधली नजरों में मैंने सामने वाली पड़ोसी मोली को देखा था। मोली और मैं एक ही कक्षा में थे, लेकिन अलग अलग सेक्शन में। हम दोनों के परिवार 10 साल से भी ज्यादा समय से पड़ोसी थे, फिर भी कभी खास बातचीत नहीं हुई। उसके माता पिता एक निजी स्कूल में शिक्षक थे। वे उसके साथ बेहद सख्ती से पेश आते थे। सुबह उठने, खाना खाने, पढ़ाई करने और सोने तक का समय तय था। सब कुछ मिनटों में बटा हुआ था। अगर वह 1 मिनट भी देर कर देता या कोई काम पूरा नहीं करता तो उसे सजा मिलती। तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? उसका कमरा मेरे कमरे के बगल में था। मैंने अनगिनत बार उसके माता पिता को उसे डांटते और मारते हुए सुना था। मेरे पापा ने दुकान खोलने से पहले कुछ समय तक कॉलोनी के बाहर मालातांग बेचा था। लोगों को पसंद आने के बाद उन्होंने दुकान खोली, फिर पैसे कमाकर उस जगह को खरीद लिया और उसे रोटेटिंग हॉटपॉट रेस्टोरेंट में बदल दिया। भले ही एक छोटा व्यापारी शिक्षक जितना सम्मानित न माना जाए, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके सब कमाया था। फिर वे लोग उन्हें नीचा कैसे दिखा सकते थे? मैं पहले से ही पढ़ाई में अच्छा था। अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए मैंने और मेहनत की। हर परीक्षा में मैं पूरे स्कूल में प्रथम आता था। मैं उस कॉलोनी के माता पिताओं के लिए दूसरों का आदर्श बच्चा बन गया था। सामने वाले दंपति अक्सर अपने बच्चे को मेरे उदाहरण देकर डांटते थे, जबकि मेरे माता पिता खुले विचारों वाले और प्यार करने वाले थे। मोली के भीतर ईर्ष्या होना बेहद संभव था।